फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक लिखना है। बेंजीन की रिएक्शन इवनिंग में ले लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन किस किस की सीख रहे हैं? सबकी एक साथ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन, चारों की एक साथ सीख। कैमरा ऑन करिए सब बच्चे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती है? फिजिकल स्टेट, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है। नंबर 2 लिखिए कलर, नंबर 3 ओडर, नंबर 4 टेस्ट। हाँ, नहीं हुआ था ना, वो खत्म हो गया था। 2 दिन पहले नहीं, कल तक तो हो रही थी क्लास। कल। ठीक है ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। आपको मैंने ऑल्टरनेशन इफेक्ट सिखा दिया था ना, इवन और ऑड वाले का मेल्टिंग पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ में। इसमें डन लिख देना। कहाँ पर कराई है आपने? डन विद जीआई। जीआई में जब सिस और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सीखा था ना, तब वहां पर इवन ऑड वाला बुक से मैंने आपको टेबल दी थी, पेज नंबर बताया था कि यहाँ पर है, वो कर लेना। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सॉल्युबिलिटी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। अब लिखिए, ये लर्न करना होता है, ये लर्न करना रहेगा, ये लर्न करना रहेगा, ये लर्न करना रहेगा, और ये अंडरस्टैंडिंग वाला है। 1 2 3 और 4। कलर तो याद करोगे ना, येलो है, ब्लू है। टेस्ट याद करोगे, ऑर्डर याद करोगे, बाकी सब चीजें याद करनी थी। वो क्या है कि तो याद करने वाला पार्ट है, तुम्हें पॉइंट सिर्फ आगे जाऊंगी। ठीक है। अब लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये देखिए जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूँ, चारों की अलग अलग ना पढ़ाकर एक साथ पढ़ा रही हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली लिखिए फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। कलर याद करने, ऑर्डर याद करने, टेस्ट याद करने, डेंसिटी याद रखनी पड़ती है, 1.2 1.4 कितनी है। मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक मैंने जीआई के साथ डिटेल में करा रखा है आपको। बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्चुअल है, वो सिखा रही हूँ आपको। सॉल्युबिलिटी कंसेप्चुअल है, वो सिखा रही हूँ। और फिजिकल स्टेट कंसेप्चुअल है, ये भी कंसेप्चुअल है, जो भी हम कर चुके। ठीक है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी या जनरल लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेघना कैमरा ऑन करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये मेन पॉइंट है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस पर डिपेंड करती है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? अंदर की फोर्स। मुझे बताइए, मीथेन कैसे रिएक्ट करेगा क्लोरीन से? ये मीथेन के अंदर सी और एच के बीच के बॉन्ड डिसाइड करेंगे, लेकिन मीथेन कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा, ये मीथेन और मीथेन के बीच के फोर्स डिसाइड कर। मीथेन पानी में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये मीथेन और मीथेन के बीच के फोर्स डिसाइड। समझ आ रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर घुसना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मजबूत है, इस हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इंट्रामोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल के अंदर के फोर्सेस पर डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसको याद है कितने होते हैं? आपको मैंने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 साल पहले कराया था, याद है आपको? आपके केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स टॉपिक नहीं था, मैंने कहा था अगले चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर पर अपन ने पूरा पढ़ा था उसे। कौन कौन से होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? नंबर 1, आयन डाइपोल। नंबर 2, आयन, अभी आप मत लिखना, इंड्यूस्ड डाइपोल। नंबर 3, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड और डिस्पर्जन फोर्स, या फिर लंदन फोर्स। मैंने कहा था 12th की बुक जिसको वैंडरवाल फोर्स लिखती है, याद आया? 6 तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स विद रीजन एक्सप्लेनेशन आपने सीखे हुए। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आयन तो बनेंगे नहीं, तो क्या मैं कहूंगी आयन डाइपोल पिक्चर में नहीं आएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल पिक्चर में नहीं आएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी बहुत कमजोर है, वो भी पिक्चर में नहीं आएगा। तो ये 3 अट्रैक्शन होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। 12th तक इन 3 पर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी, किस किस पर? इंटर, और ये तो आप अलग से लाइन बॉक्स में ट्रैक कर देना, क्योंकि अपन तो फिजिकल पे ही फोकस कर रहे हैं अभी। तो अपन लिख देंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, कौन कौन से? डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा लिखिए लंदन और डिस्पर्जन फोर्स, और इसी का एक और नाम है वैंडरवाल फोर्स। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 इंटरमोलिकुलर फोर्स आपके चलेंगे, वैंडरवाल फोर्स। समझ रहे हैं? अब 11th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन। और 11th क्लास सब बच्चे देख रहे हैं कि उनमें सी और एच में बॉन्ड है, एल्केन में भी, या फिर सी और सी में। एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो चाहे एरीन हो, सब में 2 ही बॉन्ड है, या तो सी एच या फिर जो कि नॉन पोलर बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पर ना डाइपोल डाइपोल आएगा ना हाइड्रोजन, सिर्फ कौन सा आएगा? लंदन, डिस्पर्जन और वैंडरवाल। 11th में तुम्हारे कोर्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार होगा? वैंडरवाल फोर्स, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। अब जैसे 12th में आप आएंगे तो अल्कोहल पढ़ोगे, अब याद करो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अल्कोहल में 12th में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। अमीन्स पढ़ाया जाएगा आपको, अमीन में देखो एन और एच है, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। कीटोन पढ़ाए जाएंगे, कीटोन में सी और ओ में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ओ ने माइनस और सी ने प्लस, ये डाइपोल बन गया, वहां डाइपोल डाइपोल फ्रैक्शन पिक्चर में आएंगे। 12th के सिलेबस में अल्काइल हैलाइड है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हैलोजन, उस पे माइनस और उस पे प्लस, वहां डाइपोल डाइपोल पिक्चर में आएगा। समझ आ रहा है? 11th के सिलेबस में सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और
एलीन है, इसलिए यहां सिर्फ कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा, वैन डर वाल्स फोर्स, है ना। एज इन 11th वी स्टडी एल्केन, या जनरल वर्ड लिख देती हूँ, वी स्टडी ओनली हाइड्रोकार्बन। In 11th, we study only hydrocarbons having non-polar CC and CH bonds. Non-polar CC and CH bonds. So only van der Waals force is present. ठीक है, इसलिए 11th के फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ किसका नाम लिया जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स का, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन एरीन चारों नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में आपको याद होगा वैन डर वाल्स। ठीक है, एंड वी नो, हमारा मेन पॉइंट आ चुका है, वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये मेन आंसर आ गया, मतलब जिसका मास ज्यादा उसमें वैन डर वाल्स फोर्स, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, तो मॉलिक्यूल की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा, और मॉलिक्यूल पास होंगे तो सॉलिड स्टेट आ जाएगी। मॉलिक्यूल की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा तो उनको तोड़ने के लिए हीट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा तो उनके अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, तो उनको तोड़ना मुश्किल, सो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, बीच के बॉन्ड टूटते हैं तभी तो कोई किसी में घुलता है, बोलो। आप किसी में घुल सकते हो अगर आप अपना खुद से बॉन्ड ना तोड़ना चाहो, एक डेली लाइफ से जोड़ के देखो। अगर आप कहीं गए और आपने खुद के अंदर ही घुसे रहे, आपने उससे बात ही नहीं की, कोई इंटरेक्शन ही नहीं किया, कोई शेयरिंग ही नहीं की, तो आप सामने वाले में कैसे डिसॉल्व होगे। घुलना मिलना कहते हैं ना कि ये जल्दी से घुल मिल जाता है, तो घुलने के लिए खुद का छोड़ना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ेगा, खुद का खुद से बॉन्ड कमजोर होगा तब आप किसी दूसरे में इन्वॉल्व हो पाओगे, और जो खुद में ही रहेगा वो बात ही नहीं करेगा। तो उसी तरह से अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो वो किसी में घुलेगा ही नहीं, डिसॉल्व ही नहीं हो। सारे आंसर इससे आ जाएंगे, एक ही मात्र आपका पॉइंट है, वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है, और वैन डर वाल्स फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर। बस ये पॉइंट आया समझ में। हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन और एरीन की क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एल्केन एल्कीन एल्काइन एरीन में एक ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कौन सा, वैन डर वाल्स फोर्स, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट किसकी कंपेयर की जाएगी, एल्केन की एल्कीन से नहीं की जाएगी, एल्केन के होमोलोग्स की आपस में की जाएगी। समझे, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, देखिए इधर, एस इन होमोलोगस सीरीज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, हर सेकेंड मेंबर का 14 यूनिट ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ा तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स increases, and physical state changes from gas to liquid to solid। मतलब होमोलोगस सीरीज में जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह से यहां पर बात करें तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, दूसरी होमोलोगस सीरीज। एल्काइन में बात करें तो इथाइन, प्रोपाइन,
ब्यूटाइन। समझ आ रहा है? इससे लेके ऑक्टाइन तक हर होमोलोगस सीरीज में जब आप नीचे आओगे तो वेट बढ़ेगा। वैन डर वाल फोर्स, मॉलिक्यूल पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पास आएंगे तो शुरू के मेंबर्स कैसे दिखेंगे, फिर नीचे के मेंबर्स में वेट बढ़ेगा तो वो थोड़े और नजदीक आएंगे, और लास्ट वाले सारे मेंबर्स हमेशा क्या होंगे, सॉलिड। आई क्या बात समझ में? ये 12th तक यही रहेगा। एल्कोहल में भी यही होगा, एल्डिहाइड में भी यही होगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट होमोलोगस सीरीज में पढ़ाई जाती है। हर होमोलोगस सीरीज में नीचे जाने पर वेट, और होमोलोगस सीरीज में तो एन नंबर ऑफ मेंबर है और स्टेट कितनी है, तो रेंज आएगी ना कि शुरू के कुछ मेंबर्स क्या होंगे, फिर नीचे थोड़ा वेट बढ़ेगा तो कुछ मेंबर्स लिक्विड, और फिर रिमेनिंग सारे मेंबर्स सॉलिड। इसको प्रैक्टिकली निकाला गया और हमारी बुक में डेटा दे रखा है कि एल्कीन में कितने से कितने गैस है, कितने से कितने लिक्विड। एल्कीन में, एल्काइन में, 12th में एल्डिहाइड में, कीटोन में, अमीन में, हर मेंबर में दे रखा है कि कितने गैस है, कितने लिक्विड है और कितने सॉलिड है। शुरू के हमेशा क्या होंगे, क्योंकि शुरू में वेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहेंगे तो गैस रहेंगे। फिर नीचे जाओगे तो वेट क्लोज आएंगे तो गैस से किस स्टेट में आ जाएंगे, और फिर लास्ट वाले जो होंगे वो सॉलिड स्टेट, फिजिकल स्टेट। देखिए, एज इन होमोलोगस सीरीज। अब आपकी बुक में ये 3 बार 4 बार दे रखा है, मैंने एक बार कॉमन ले लिया है। समझ रहे? 12th में भी इसी तरह से एक साथ सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ होगा, तो हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हमने एक साथ उसको समअप कर लिया। As in homologous series, molecular mass increases, van der Waal force जो कि intermolecular force से बड़ा, proximity of molecule बड़ा, so physical state changes from gas to liquid to solid। मतलब मैं क्या लिखवाना चाह रही हूँ, मीन्स means in any homologous series, in any homologous series, early members are gas, then some members are liquid, and then remaining all are, सही है ना? पहला सॉलिड होगा तो फिर सब सॉलिड ही सॉलिड होंगे। हाँ, सॉलिड में हो सकता है वीक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग सॉलिड। जैसे कपूर सॉलिड है क्या? पर गर्म करो तो उड़ जाता है, सब्लाइम हो जाता है। डायमंड भी सॉलिड है क्या? सॉलिड में भी फर्क आएगा, पहले थोड़ा कमजोर सॉलिड होगा, फिर थोड़ा ताकतवर ताकतवर ऐसे, लेकिन होंगे सब सॉलिड ही। एंड देन रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड। ठीक है। अब आयुष, इसमें अपने को क्या रटना रहेगा, बोलो। अपन को एज ए स्टूडेंट यहाँ पे क्या रटना है? दिव्यांशी, क्या रटना रहेगा? मॉलिक्यूलर मास। नहीं, मेघना, भव्य, रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक लिक्विड है हाँ, फिर। हर होमोलोगस सीरीज में आपको रेंज रखनी रहेगी। तो सबसे पहले लिख दीजिए एल्केन्स। भाई कॉमन ट्रेंड तो पकड़ में आ गया कि पहले गैस होते हैं, फिर लिक्विड होते हैं, फिर सॉलिड होते हैं, लेकिन आप एक्चुअल भी तो पता करोगे हर होमोलोगस सीरीज का। तो मैंने बुक में एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी खोल ली और वहां मुझे दिख रहा है एल्केन में C1 से C4 गैस है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक के गैस होते हैं। समझ रहे हैं?
फिर 5 से 17 तक लिक्विड है, 5 से 17 तक लिक्विड है ना, याद कर लो अभी, 5 से 17 तक लिक्विड है, और फिर 18 एंड अबव वो सब क्या है, सॉलिड है। फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, असर्शन रीजन बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है। याद रखिए 1 से 4, फिर 5 से 17, फिर 18 और अबव वाले सॉल्व। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी में एल्कीन खोल रही हूँ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम हो गया, ये आया समझ में, इसलिए मैंने इनको एक साथ करा दिया, कंसेप्ट सबका सेम है। अब एल्कीन्स में आइए, जब तक एल्कीन का याद करो सब लोग, कोशिश करो याद हो जाए। अब एल्कीन में देखना है कितने मेंबर क्या है। हाँ जी, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैस। कितने हो गए फर्स्ट 3, बोलो। C2, यस, एल्कीन में एक कार्बन होता ही नहीं है। फर्स्ट 3 मेंबर में कितना आ गया, 2, 3 और 4, C2 से लेके C4 तक गैस है। ठीक है, फिर लिख रहा है नेक्स्ट 14 आर लिक्विड। नेक्स्ट 14 मतलब C5 से चल के नेक्स्ट 14, तो 13 और जोड़ दो, क्योंकि पांचवा भी तो एक हो गया, कितना हो गया, 18। अब 5 से 18 गिन लो, 14 नंबर है या नहीं, 5 वाला भी एक है। ठीक है, ये लोग कौन है, लिक्विड, और फिर 19 एंड अबव वाले सॉलिड है। ये तो प्रैक्टिकल फैक्ट है, इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता 4 तक ही क्यों, इसका तो कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब एल्काइन में आइए, तीसरी लाइन बनाइए एल्काइन की। मैं बुक में अब एल्काइन पे जा रही हूँ, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में से देखकर आपको बता रही हूँ। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैस, मतलब एल्काइन में C2 से लेके फर्स्ट 3 4 तक गैस है। ठीक है, एल्काइन के अंदर। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 8 आर लिक्विड। 8, नेक्स्ट 8 तो पांचवे से लेके 7 जोड़ दो, पांचवा भी एक है, कितना हो गया, 12, ये लिक्विड है, और फिर 13 एंड अबव वाले सॉलिड। एरीन्स आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। बस इसमें नंबर की बात नहीं करेगा, रिंग वाले आ गए ना ये, एरीन्स, इसलिए एरीन्स क्या क्या है, कलरलेस लिक्विड है या फिर सॉलिड है, उसमें गैस नहीं है। 6 की रिंग है ना, वेट पहले ही ज्यादा आ गया, नहीं, एरीन्स वगैरह तो पहले ही भारी है। तो एरीन्स क्या है, कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। ठीक है, ऑर्डर का फिर अलग ही टॉपिक बनाएंगे। आया समझ में सबको फिजिकल स्टेट वाला। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, कलर ओडर टेस्ट, इनका मिलाकर एक बना देते हैं, जो जो दे रखा है बुक में वो याद कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल स्टेट। अब दूसरी में 3 चीजें ले लो, कलर ले लो, ओडर ले लो, और टेस्ट ले लो, जो भी दे रखा है ले लेते हैं एक साथ, और डेंसिटी ले लो, क्योंकि रटने वाले हैं ना, कंसेप्चुअल नहीं। फिर बचेगा बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लिखिए, कलरलेस एल्केन के लिए लिखिए, पहली हेडिंग डालिए एल्केन, कलरलेस ओडरलेस,
डेंसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी मैं खुद ही सिखाऊंगी अभी, ठीक है। अब एल्कीन हेडिंग डालिए। इथीन इज कलरलेस गैस, इथीन के लिए दे रखा है बुक में अलग से, एल्कीन हेडिंग डाल दी। इथीन इज अ कलरलेस गैस with a faint sweet smell. Ethene is a colorless gas with a faint sweet smell. ठीक है। All other alkenes are colorless and odorless. इथीन अलग क्यों निकाली समझ गए? उसमें फेंट स्वीट स्मेल है, इसलिए इथीन अलग निकाल दी। रिमेनिंग ऑल एल्कीन के लिए क्या कह रहा है? कलरलेस एंड ओडरलेस। एल्काइन हेडिंग डालिए। कलरलेस। इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर, इसमें भी इथाइन को अलग निकाला है। इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर, रिमेनिंग आर ओडरलेस। रिमेनिंग एल्काइंस जितनी भी हैं उनके लिए लिख रहा है ओडरलेस, लिखा। इसके साथ ही लिखिए एल्काइंस आर लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर, हल्के होते हैं, डेंसिटी आ गई ना ये। ठीक है। अब एरीन्स का पैराग्राफ बनाइए। कलरलेस, burn with burn with सूटी फ्लेम, SOOTY, समझते हैं? सूट, काजल ब्लैक कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, SOOTY। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, एरोमेटिक नाम इसीलिए रखते हैं इनका। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, एरोमा स्मेल को कहते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। एग्जाम्पल लिखिए। नैफ्थलीन बॉल्स, काम में लेते हैं टॉयलेट्स में। नैफ्थलीन बॉल्स उनकी स्मेल के लिए तो काम में लेते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स यूज्ड इन टॉयलेट्स, यूज्ड इन टॉयलेट्स एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स। क्यों काम में लेते हैं टॉयलेट्स में और कपड़ों को बचाने के लिए? जैसे विंटर खत्म होगी तो हम कपड़ों में नैफ्थलीन बॉल्स डाल डाल के रख देंगे, क्यों? ड्यू टू यूनिक स्मेल, ड्यू टू यूनिक स्मेल एंड मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी। मॉथ समझते हैं? MOTH, दीमक, और ये जो कपड़ों में जो भी जानवर लग सकते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी कपड़ों में लग सकते हैं, तभी तो कपड़ों में नैफ्थलीन बॉल डाल के रख देते हैं हम अंदर, जब पेटी में या कहीं जमाते हैं बक्से में। मॉथ, MOTH, मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। कलर ओडर वगैरह सबके आपके पास आ गए। ठीक है। अगला लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा बॉन्ड तोड़ना होता है बॉइलिंग पॉइंट में? इंटरमॉलिक्यूलर, डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल फोर्स, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है।
बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है? वैन डर वाल फोर्स पर, जो कि कैसा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इफ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस हो जाएगा। या ये हटा के जनरल लिख दो, बॉक्स में डाल दो। स्कूल के एग्जाम के प्रेजेंटेशन में आज भी मेरे इंस्टा चला रही थी तो चलाते चलाते एक वीडियो आ गया, मिलियंस में व्यूज थे उसके। सेम जो बात आपको बता रखी है हमेशा वही सब बातें हैं, वापस से रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1, आंसर में मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। जब आप सब्जेक्टिव आंसर दें तो मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करें ताकि टीचर का दिमाग वहां चला जाए। नंबर 2, बड़े बड़े पैराग्राफ न लिखें, तोड़ने की कोशिश करें, जैसे 4 लाइन में एक लिख दिया फिर एक नया पैराग्राफ बिल्ड कर दिया। नंबर 3, क्वेश्चंस को सीक्वेंस में ही करें। जैसे कोई बच्चा पहले 10वां कर रहा है, फिर 5वां कर रहा है, फिर चौथा कर रहा है, तो उसने टीचर को बहुत ट्रबल दे दी। वो बार बार जाकर देखे ये कितने वेटेज का है, ये कितना, और एक सीक्वेंस में चल रहा है पेपर उसके पास है सामने। आपको नहीं आ रहा उसको लास्ट में कर लो, पर करते समय सीक्वेंस में चलो। जो जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दो आखिरी के लिए, पर ये नहीं बिल्कुल ही गोलमाल चल रहा है, जो इच्छा हो रही है वो पहले उठा के कर रहे हैं। नेक्स्ट, काटा पीसी से बचें। और उस वीडियो में तो उसने ये भी कहा था कि अगर आपको कुछ काटना है तो स्केल और पेंसिल रखें, मतलब स्केल से सीधा काटे। मतलब एक टेढ़ा मेढ़ा कटता है, हौच पौच होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है कॉपी की। एंट्रोपी समझते हैं ना, रैंडमनेस, और वो सामने वाले को इरिटेट करती है। हमें चाहिए एग्जामिनर इरिटेट ना हो, तो अगर आप कुछ काट भी रहे हो तो स्केल और पेंसिल से सीधी लाइन बनाकर उसको काटे, तो वो कटने के बावजूद भी गंदा नहीं दिखेगा। और लास्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल जब भी करें फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल दें। अगर आपकी कॉपी लास्ट है, टीचर बहुत पजल्ड हो गया है, तो उसको बॉक्स में अगर आंसर सही दिख गया और ऊपर उसको ऊपर दिख तो रहा ही किया हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं पढ़ने की, तो भी आपका सही आंसर देख के वो समझ गया भाई सही है, वो पूरे नंबर दे देगा। और आप उसको पजलिंग रखोगे, आंसर ढूंढना पड़ रहा है और वो पहले ही थका हुआ है, तो दिक्कत आ सकती है। बस इतना सा फर्क पड़ता है 5-10 नंबर ऊपर नीचे होने में 90+ वाली कॉपी में। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। मेन बातों को बॉक्सेस में डालना, अंडरलाइन करना, ये सब आपकी कॉपी को बहुत इंप्रेसिव बनाते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिए। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है? और वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो पहला केस, इन एनी होमोलोगस सीरीज, या मैं कहूं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। 11 से लेकर 12 तक कोई भी होमोलोगस सीरीज बना लो, लगातार वेट बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो, एल्केन में क्या हो जाएगा? मीथेन से ज्यादा, इथेन से ज्यादा, प्रोपेन से ज्यादा, ब्यूटेन। और क्या आपको याद है मेल्टिंग पॉइंट में चक्कर था, इवन का ज्यादा था ऑड का? किसको याद है? इवन को कैसे जमाया था? 1, 2, 3, 4, फिर नीचे से दूसरा चालू कर दिया था, फिर ये यही गैप आया, एक के नीचे दूसरा आ गया था। और में याद करिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ रुका, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट, मतलब सब अलग अलग जगह लेंगे। इसमें पहले के नीचे दूसरा आ गया था, जैसे आप भूल जाओ ना फटाफट बना के खुद चेक कर सकते हो। फिर यहाँ मैंने क्या प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की थी कि इवन वाले का ज्यादा है, ऑड का कम, फिर इवन का ज्यादा है, तो उस इवन से ज्यादा है या ऑड से भी ज्यादा आएगा, या कैसे हम ट्रेंड चलाएंगे, उसको हम नहीं याद कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे, आई एम सॉरी, इसलिए उसको लर्न करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बुक से टेबल दी थी कि इन सबके मेल्टिंग पॉइंट आपको रटने हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं रटने हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हमेशा मास बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेल्टिंग में क्या देखनी पड़ती है? पैकिंग, और बॉइलिंग पॉइंट में सब मास होता है। इसी तरह से इथीन से ज्यादा, प्रोपीन से ज्यादा, ब्यूटीन से ज्यादा, पेंटीन। इसी तरह से इथाइन से ज्यादा, प्रोपाइन
से ज्यादा ब्यूटामीन। इसी तरह से बेंजीन से ज्यादा, कौन बताएगा? बेंजीन में 6 कार्बन है, 7 वाला टॉलुइन से ज्यादा जाइलीन। क्या बात है, वेरी गुड। 2 मिथाइल, और इवन आप जाइलीन की जगह इथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। 2 वाला इथाइल लगा, कॉमन है। मतलब आप चाहो तो मैं आगे लिख सकती हूँ, मीथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल, मीथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल, मिथेनोइक एसिड से ज्यादा इथेनोइक एसिड से ज्यादा प्रोपेन, पूरे 12 तक चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है इस। ये कॉमन हो गया होमोलोगस सीरीज का। अब दूसरा सीखिए, अमंग चेन आइसोमर्स। अब आप में से कोई बच्चा पूछेगा कि मैम ब्यूटेन से पेंटेन का ज्यादा होगा, लेकिन पेंटेन के मैं 3 आइसोमर जानता हूं, बोलो कौन कौन से? 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 2 3 4 5। कौन सा पेंटेन? आइसोपेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन है जो कि अनब्रांच्ड है, ये आइसोपेंटेन हो गया। तीसरा याद है सबको? बोलिए क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर हो गए। अब बताओ तीनों का मोलर मास एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? क्योंकि आइसोमर उन्हें कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मास भी सेम आएगा। अब मुझे बताइए, ये जैसे ये पेन है, ये इस यूनिवर्स में किसी भी चीज से इंटरेक्शन किसके थ्रू करेगा? अपनी सरफेस के थ्रू। बोलो, इसकी सरफेस इतनी है, अब मैं इसे यहाँ टेबल पे रख दूं, मेरे हाथ पे रख देती हूँ, तो मेरे हाथ से इसने कितना इंटरेक्शन किया? जितनी इसकी सरफेस थी। अब मैं इसे तोड़ दूं तो ये इतना ही इंटरेक्शन कर पाएगा। कोई भी किसी से इंटरेक्शन किसके थ्रू करता है? अपनी सरफेस के थ्रू। क्या मानते हैं, इसकी सरफेस ये पूरी है। अब बताया जाता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, ब्रांच मॉलिक्यूल के अंदर घुस जाती है। जैसे ये अनब्रांच्ड है, देखिए एक बार, अब मैंने एक ब्रांच बनाई तो वो जो ब्रांच है वो अंदर घुस गई, अब सरफेस इतनी रह गई। फिर मैंने 2 ब्रांच बनाई तो वो अंदर घुस गई, तो सरफेस इतनी रह गई। पहले ये था, फिर कुछ अंदर गया, फिर और अंदर, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया घटता जाएगा और वो स्फेरिकल शेप की तरफ बढ़ेगा। क्या आपको याद है स्फेयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है? समझ आ रहा है? तो इसका ये पूरा सरफेस है, इसका सरफेस कम हो गया, एक ब्रांच है जो अंदर घुस गई, और इसका सरफेस ये रह गया, 2 ब्रांच है जो दोनों अंदर घुस गई। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया कम हो रहा है। अब कोई किसी से इंटरेक्शन किसके थ्रू करता था?